Hello everyone, this is Nitin Khabrani, Physics faculty from Bansal Classes Private Limited, Aligarh Study Center. I am welcoming you to the lecture of kinematics. यहाँ हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को उठा रहे हैं जो कि है ग्राफ थ्योरी से रिलेटेड। आप लोग जानते हैं कि काइनेमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का। आज हम इन्हीं तीनों के ग्राफ्स के बारे में कुछ बातें स्टडी करना चाहेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा रिव्यू करवाना चाहूँगा आपको जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। देखिए, सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट जान लेते हैं। देख सकते हैं आप कि डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन। जब भी एक पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस करेगा तो वो अलग अलग पाथ से जा सकता है। आप देख पा रहे हैं कि यू हैव पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2 और पाथ नंबर 3 से एक ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ ट्रैवल करता है। तो जब वो ए से बी की तरफ जाता है तो शॉर्टेस्ट पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो वेक्टर की टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एक्स की टर्म्स में, विच इज फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, द शॉर्टेस्ट पाथ जॉइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। देखिए, वेक्टर की टर्म्स में हम कह सकते हैं कि अगर एक पार्टिकल ए पॉइंट से ट्रैवल करता हुआ बी तक गया है तो उसने अपने पोजीशन वेक्टर को चेंज किया है। ओ से ए तक लीड करने वाले पोजीशन वेक्टर को मैं R1 से डिनोट करता हूं और O से B तक जाने वाले पोजीशन वेक्टर को मैं R2 से रिप्रेजेंट करता हूं, सच दैट अगर पार्टिकल A पॉइंट से B की तरफ गया है तो वी डिफाइन डिस्प्लेसमेंट एज डेल्टा आर। डेल्टा आर जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू डेल्टा आर लिखी जाएगी विच इज R2 माइनस R1, फाइनल कोऑर्डिनेट्स या फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम और वेलोसिटी को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। डिस्प्लेसमेंट में आपने देखा कि पार्टिकल ने अपनी पोजीशन को चेंज किया है। अगर वो पोजीशन को हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखना शुरू कर देते हैं, दैट मींस कितनी रेट से जो पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का चेंज हो रहा है, कितना फास्ट या कितना स्लो हो रहा है, तो हम डिफाइन करते हैं एक्चुअली वेलोसिटी को। तो देखिए, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसे डिफाइन किया गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं v को वेलोसिटी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, इसे हम डिफाइन करेंगे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, ये तो हो गया वेक्टर की टर्म्स में। अगर आप स्केलर टर्म्स में डिफाइन करना चाहें तो आप सिंपल सा डेल्टा x अपॉन डेल्टा t लिख सकते हैं। डेल्टा x इज द चेंज इन पोजीशन, डेल्टा t इज द टाइम टेकन। यहां पर आपके सामने दो स्पीड्स या दो वेलोसिटीज के बारे में एक डायग्राम दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि एक कार यहां पर कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो इसकी स्पीड या वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल है। तो इन वेरिएबल जब पूरे पाथ के दौरान वेलोसिटी बदल रही हो तो हम दो टाइप की वेलोसिटीज को डिफाइन कर रहे हैं। पहली है एवरेज। थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी जो है चेंज होती जा रही है, तो हम एक एवरेज वैल्यू को डिफाइन करते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज रिटन एज टोटल चेंज इन पोजीशन डेल्टा एक्स, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है पार्टिकल का, अपॉन टोटल टाइम, जो पार्टिकल ने टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया है अपॉन टोटल टाइम। वो पूरी जर्नी के लिए डिफाइन होगा या एक पार्ट ऑफ जर्नी के लिए डिफाइन होगा। बट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, तो उस वेलोसिटी का नाम होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो रिप्रेजेंट करेगा कि पार्टिकल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, इस पर्टिकुलर टाइम पे आपका स्पीडोमीटर जो है क्या वेलोसिटी या क्या स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम डिफाइन करते हैं dx अपॉन dt से। जो बच्चे डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा dx by dt का मीनिंग। दिस रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कि एक पर्टिकुलर टाइम पे या एक इंस्टेंट पे हम वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट समझिए एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन डिफाइन किया गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आपने देखा डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम वेलोसिटी डिफाइन करते हैं। अब वेलोसिटी भी अगर पूरे पाथ में वेराई कर रही हो, चेंज कर रही हो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी टर्म्ड एज एक्सेलरेशन।
इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास डायरेक्शन होती है। एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। आपकी वेलोसिटी में टोटल कितना चेंज आया, विच इज v फाइनल माइनस v इनिशियल, और टोटल टाइम उसके लिए कितना लगा, इसे हम एक्सेलरेशन से डिनोट करेंगे। इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों ये चीज जो है ये एवरेज एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि अगेन हम एक लंबे ड्यूरेशन के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं विथ dv बाई dt, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी इंस्टेंट पे अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछ लिया तो आप dv बाई dt यूज करते हैं। अब देखिए यहां पर आपके सामने डायग्राम में दो कार्स हैं। देखिए जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, अगर आपका फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है, लेट अस से मैंने इसी डायरेक्शन में इस पे फोर्स अप्लाई किया, फोर्स लगाने का मतलब है एक्चुअली F इज इक्वल्स टू ma। जब भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाएंगे तो उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो ऑब्वियसली जो कार है वो स्पीड अप करती हुई दिखेगी। तो हमेशा याद रखें, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो पार्टिकल स्पीड अप करेगा। अगर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्ट करता है तो हम कहेंगे कि पार्टिकल जो है या कार जो है इस केस में वो रिटार्ड कर रही है। रिटार्ड मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन, डीसेलरेट कर रही है, उसकी स्पीड जो है वो कंटिन्यूअसली कम होती जाएगी। तो वेलोसिटी आगे की तरफ है, बट अगर फोर्स आपने पीछे की डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया, विच इज यूजुअली डन विद द हेल्प ऑफ ब्रेक्स, जब आप ब्रेक लगाते हैं तो फोर्स जो है वो पीछे की डायरेक्शन में लग गया, तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, तो पार्टिकल या कार आपकी जो है वो स्पीड डाउन करेगी। ये बेसिक है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का। आगे बढ़ना चाहूंगा विद द ग्राफ एनालिसिस इन काइनेमेटिक्स। जब भी हम काइनेमेटिक्स में ग्राफ्स का स्टडी करते हैं तो हमेशा याद रखें आप, ग्राफ को दो चीजों से देखा जाता है। पहली चीज जो है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करती है। पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि किसी भी ग्राफ को एनालाइज करते समय आप उसके स्लोप को स्टडी करेंगे। एंड द सेकंड इज एरिया अंडर द ग्राफ। कर्व के अंडर जो एरिया है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले चाहूंगा मैं स्लोप और टेंजेंट और सीकेंट के बारे में आपको बताना। सीकेंट लाइन जो है, आप जैसा कि इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, कर्व में किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई ये लाइन, ठीक है। एक लाइन जो कर्व को एग्जैक्टली दो पॉइंट्स पे टच कर रही है, कट कर रही है, उसे आप सीकेंट लाइन कहेंगे, जो कि यहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है। लेट अस से ये वाला पॉइंट हमारा A है और ये वाला पॉइंट हमारा B है, तो A से B वाली जो लाइन है दैट रिप्रेजेंट्स योर सीकेंट लाइन, क्योंकि ये आपके कर्व को किसी भी दो पॉइंट्स पे टच करती हुई, कट करती हुई जा रही है। टेंजेंट लाइन क्या है, आप जानते हैं कि A पॉइंट पे जब हमने टेंजेंट बनाया है तो दैट मींस एक ऐसी लाइन जो कर्व को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उसे हम टेंजेंट कहेंगे। अब इन सीकेंट लाइन और टेंजेंट लाइन की बहुत यूटिलिटी है एज फार एज कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी एंड कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन इज कंसर्न्ड। हम सबसे पहले डिफाइन करना चाहेंगे स्लोप को। स्लोप का कंसेप्ट आप सब जानते हैं इज रिलेटेड टू इंक्लाइनेशन। एक लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड का मतलब है कि वो कितना ज्यादा एंगल बना रही है, उसकी वर्टिकल स्टीपनेस क्या है। अगर मैं यहां पर आपके सामने दो लाइंस बनाऊं, यहां पर एक लाइन यहां पर है और एक लाइन यहां है, सपोज एक आदमी है जो इन दोनों पाथ्स पे चढ़ना चाहेगा, ऑब्वियसली उसके लिए जो बी वाला पाथ है वो एज कंपेयर टू ए ज्यादा स्टीपर है ना, उसे ज्यादा कठिनाई होगी ऊपर जाने में, ठीक है, क्योंकि वो खड़ी चढ़ाई है, बहुत वर्टिकल स्टीपनेस उसकी ज्यादा है। तो हम कहेंगे कि बी लाइन का जो स्लोप है, जो इंक्लाइनेशन है, नॉट स्लोप एक्चुअली, जो इंक्लाइनेशन है वो ए से ज्यादा है। मैथमेटिकली अब हम स्लोप को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। देखिए फिजिकली तो आप इंक्लाइनेशन से समझते हैं, लेकिन अगर हम इसे मैथमेटिक्स की टर्म्स में डिफाइन करना चाहें तो मैथमेटिक्स की टर्म्स में ये डिफाइन कैसे किया जाता है। लेट अस सी, आपके सामने एक लाइन बनाई हुई है एक्स वाई प्लेन में, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई भी दो पॉइंट्स उठा दे रहा हूँ, ठीक है। लेट अस से दिस पॉइंट करेस्पॉन्ड्स टू x1 और ये वाला जो पॉइंट है वो करेस्पॉन्ड करता है x2 को। x1 के करस्पॉन्डिंग जो आपका कोऑर्डिनेट है वो y1 है और x2 के करस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट है दैट इज y2। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा की वैल्यू को हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 विच इज दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस,
इस दूरी को हमने कह दिया y2 माइनस y1, जिसे हम डेल्टा y से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस विल बी डेल्टा y। और नीचे जो है, जो नीचे वाला लेंथ आपको दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट x2 माइनस x1, जिसे हम डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल में इस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपका परपेंडिकुलर जो है वो y2 माइनस y1 है और जो बेस है दैट इज x2 माइनस x1। तो tan थीटा इज द स्लोप ऑफ द लाइन, इसे ही हम स्लोप कहते हैं। स्लोप जो है फिजिक्स में और मैथ्स में स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इट विल बी रिटन एज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसे हम डेल्टा y अपॉन डेल्टा x से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब भी आपको लाइन की स्लोप पता करनी हो तो आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? tan थीटा से। इतना आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आप देख सकते हैं कि 4 टाइप के स्लोप्स यहां पर मैंने दिखाए हैं। फर्स्ट वन स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव स्लोप, सेकंड इज नेगेटिव स्लोप, थर्ड इज जीरो स्लोप एंड द फोर्थ वन इज अनडिफाइंड। देखिए, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ऑलवेज रिमेंबर लाइन का जो स्लोप देखेंगे उसमें जो आप एंगल इंक्लाइनेशन थीटा देख रहे हैं आप देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फर्स्ट केस में अगर हम देखें तो थीटा जो है वो एक एक्यूट एंगल है। अगर थीटा आपका एक्यूट एंगल है तो आपका जो स्लोप आएगा m इक्वल्स टू tan थीटा, दैट विल बी अ पॉजिटिव टर्म। ये सारी चीजें काइनेमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इन्हें बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्ब करते हुए चलें। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो ऑब्ट्यूस आता है, यहां पर आप देख सकते हैं थीटा की वैल्यू जो है वो ऑब्ट्यूस है, ठीक है, दैट मीन्स इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज। उस केस में जो स्लोप डिफाइन होता है वो tan थीटा वो नेगेटिव हो जाएगा। tan थीटा कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। याद रखें, जब भी आप स्लोप निकाल रहे हैं तो यू आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अगर आप पॉजिटिव x में या पॉजिटिव y में जाकर मेजरमेंट ले रहे हैं तो वो वैल्यू तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है। अगर आप नेगेटिव x या नेगेटिव y में जाकर मेजरमेंट ले रहे हैं तो बोथ आर ऑब्वियसली नेगेटिव। तो अगर आप फर्स्ट केस में देखें तो आप पॉजिटिव x एक्सिस में ट्रैवल कर रहे हैं, पॉजिटिव y में ट्रैवल कर रहे हैं, स्लोप इज पॉजिटिव। सेकंड केस में अगर आप देखें तो आप नेगेटिव x में ट्रैवल करके पॉजिटिव y तक जा रहे हैं, तो द स्लोप बिकम्स नेगेटिव। सेकंड जो थर्ड केस है हमारा वो जीरो स्लोप है, क्योंकि इंक्लाइनेशन है ही नहीं एक्स एक्सिस के साथ, थीटा इज 0 डिग्रीज, सो दैट द स्लोप बिकम्स 0। फोर्थ है हमारा अनडिफाइंड स्लोप, क्योंकि यहां पर थीटा 90 डिग्रीज हो जाता है तो यहां पर स्लोप जो है दैट बिकम्स इंफिनिटी, tan 90 बिकम्स इंफिनिटी, तो अनडिफाइंड स्लोप। आगे चलते हैं अब हम एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व एक और क्वांटिटी है जो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स में बहुत काम आती है। इसे मैं अपने अगले आगे डिस्कस करूंगा, इसे एरिया अंडर द कर्व को। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के कॉन्सेप्ट के साथ। आप देख पा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है वो यहां पर एक प्लॉटेड है। कोई भी एक जनरल ग्राफ है जो प्लॉटेड है और ऑब्जेक्ट जो चल रहा था अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसके लिए ये ग्राफ बना दिया गया। आप एक बात समझिए यहां पर कि मैं यहां पर एक सीकेंड डिफाइन कर सकता हूं, ठीक है। मैंने 2 पोजीशंस ले लिए हैं। t1 टाइम पे पार्टिकल जो था वो x1 पे था और t2 टाइम पे जो पार्टिकल है वो चला गया है x2 पे, ठीक है। उसके कोऑर्डिनेट्स में चेंज आ चुका है। तो जब कोऑर्डिनेट्स में बच्चों चेंज आया है तो ऑब्वियसली कुछ टाइम लिया है, कोऑर्डिनेट्स को चेंज होने में टाइम लगा है, एंड दैट मींस देयर कैन बी डिफाइंड अ सर्टेन वेलोसिटी। तो यहां पर मैं अगर 2 पॉइंट्स को टच करती हुई एक लाइन बना देता हूं तो एक्चुअली मुझे यहां पर एक सेकंड मिल जाता है। तो मैंने हमेशा बताया आपको कि पहली चीज जो है ग्राफ जो इंफॉर्मेशन देता है दैट इज फ्रॉम द स्लोप। तो यहां पर अगर मैं स्लोप ऑफ सेकंड देखूं, सेकेंड का अगर मैं स्लोप डिफाइन करना चाहूं तो मैं डिफाइन करूंगा व्हाट इज द चेंज अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में क्या चेंज आया है? दैट इज डेल्टा एक्स। वाई एक्सिस का चेंज है डेल्टा एक्स। एक्स एक्सिस में जो चेंज आया है दैट इज डेल्टा टी। तो आप वेलोसिटी जो कि डिफाइन करेंगे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? वो एक एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। एवरेज इसलिए क्योंकि हमने एक लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात की है। t1 से t2 टाइम तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट इज डेल्टा एक्स, ये होगा हमारा एवरेज वेलोसिटी। तो स्लोप ऑफ सेकेंड याद रहे, अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं तो स्लोप ऑफ सेकेंड इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एवरेज वेलोसिटी को। लेट्स कम टू द सेम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ
बट इस बार मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट लेना चाहूंगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट डिफाइन करता हूं, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पी पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट डिफाइन कर लेता हूं, ये बन गई हमारी एक टेंजेंट। तो टेंजेंट जो है वो टाइम एक्सिस के साथ कुछ थीटा एंगल बना रही है, तो यहां का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहां पर टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो होगा tan थीटा। और ये tan थीटा बच्चों किसको रिप्रेजेंट करेगा? दिस विल बी इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, ये आपको देगा इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू, कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी क्या रही होगी। अब देखिए जिन्होंने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है वो आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि ये dx अपॉन dt है, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन कन्वे हुई है। टेंजेंट का स्लोप हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है, वेयर एज स्लोप ऑफ सीकेंट हमें एक एवरेज वेलोसिटी देता है। आगे बढ़ते हैं, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ यहां पर एक प्लॉटेड है, ठीक है। मैंने आपसे पूछ लिया कि आप b की वेलोसिटी और a की वेलोसिटी को कंपेयर करें, इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हैं कि अगर आपको रेशियो फाइंड आउट करना है वेलोसिटीज का और वेलोसिटी निकालना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, तो ऑब्वियसली स्लोप काम करेगा। द स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा, वेलोसिटी जो है वो क्या होती है tan थीटा के बराबर। तो लेट अस से tan थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। b के लिए हम देख सकते हैं इंक्लाइनेशन विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस या टाइम एक्सिस कितना है 60 डिग्रीज, तो मैं vb को लिखूंगा tan 60 डिग्री, और va क्योंकि ये वाला a वाला जो ग्राफ है वो कितना एंगल बना रहा है टाइम एक्सिस के साथ 30 डिग्रीज, उसका इंक्लिनेशन 30 डिग्रीज के रिस्पेक्ट में है, तो मैं लिखूंगा tan 30 डिग्रीज। लेट अस इवैल्यूएट द रेशियो। tan 60 is √3 and tan 30 is 1 by √3, so this becomes equals to 3। तो रेशियो हो जाएगा वेलोसिटीज का 3:1, the ratio becomes 3:1। चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखते हैं। यहां से वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगेन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो इंपॉर्टेंट ग्राफ है, रिप्रेजेंट करता है इसका स्लोप और इसका एरिया अंडर द ग्राफ, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले स्लोप से स्टार्टिंग करते हैं। जब हम स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो स्लोप हम सीकेंट का भी डिफाइन कर सकते हैं एज वेल एज टेंजेंट का भी डिफाइन करेंगे, ठीक है, टेंजेंट और सीकेंट का स्लोप। तो सबसे पहले मैं सीकेंट ड्रॉ करता हूं। मान लीजिए आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हैं, वेलोसिटी जो है चेंज हो गई है, तो जब वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा ए से बी तक जाने में, तो दैट मीन्स कि कुछ टाइम डेल्टा टी में वेलोसिटी का चेंज आया है। दिस इज डेल्टा टी, कितने डेल्टा टी टाइम में चेंज आया है, और वेलोसिटी में जो चेंज आया है मैं उसे रिप्रेजेंट कर दूंगा डेल्टा वी से। किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? डेल्टा वी। तो सीकेंट का जो स्लोप हमें मिलेगा विच इज tan थीटा, यही tan थीटा होगा। तो tan थीटा इज एन इंडिकेटिव ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब ये लंबे ड्यूरेशन के लिए हमने वेलोसिटी में चेंज निकाला है, तो दिस इज नथिंग बट एवरेज एक्सेलरेशन। इसे कैसे डिफाइन किया गया? एवरेज एक्सेलरेशन। तो सीकेंट का जो स्लोप होगा वो एवरेज एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस से किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक और बार यहाँ प्लॉट कर दूं कि सपोज वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, तो इस P पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में, तो tan थीटा gives us dv by dt, rate of change of velocity with respect to time, और ये हमें क्या देगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पार्टिकल कितने रेट से एक्सेलरेट कर रहा था। देखिए अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको कहा था कि मैं एरिया अंडर द ग्राफ के बारे में बताऊंगा। अब हम देखते हैं कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है। देखिए जब भी आप लेट अस से मैं कहता हूं एक स्क्वायर का एरिया निकाल रहे हैं, स्क्वायर का एरिया निकाल रहे हैं, मान लीजिए ये 2 मीटर्स है और ये भी 2 मीटर्स है, आप एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं? आप इस डायमेंशन को इस डायमेंशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और एरिया निकालते हैं। तो एरिया कैसे निकाला आपने? 2 मीटर इंटू 2 मीटर, सो दिस बिकम्स एक्चुअली 4 मीटर स्क्वायर। फाइन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 मीटर स्क्वायर इज द एरिया। मतलब आपने एक्चुअली क्या किया है, आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो ये एरिया है वो कैलकुलेट कर लिया, जो इस कर्व ने, इस स्क्वायर ने जो एरिया बाउंड किया था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वो आप कैलकुलेट कर लिए। इसी तरीके से जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की वैल्यू
इसी तरीके से जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया को देखना चाहते हैं कि वो क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स या जो यूनिट्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए वेलोसिटी किस में प्लॉटेड है, वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी किस में है, मीटर पर सेकेंड में, और टाइम जो है वो सेकेंड्स में है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो बच्चों क्या मिलता है, मुझे जो यूनिट मिला वो मीटर मिला, तो इट इज एन इनडायरेक्ट हिंट। ये क्या हिंट है कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको डिस्टेंस भी दे सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी दे सकता है। तो रिमेंबर, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देगा रिगार्डिंग डिस्टेंस भी और रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट भी, दोनों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी, डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है, लेट अस से ये वाला जो एरिया है वो A1 है, सेकेंड वाले एरिया को मैंने कह दिया कि वो A2 है, एंड थर्ड एरिया इज A3। अगर आप साइन को इग्नोर कर देते हैं, अगर आप एरिया के साइन को देखिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, देखिए पॉजिटिव वाई एक्सिस में, पॉजिटिव वेलोसिटी वाले एक्सिस में जो भी एरिया है उसे आप पॉजिटिव लीजिए, नीचे वाले एरिया को आप नेगेटिव लीजिए, A3 वापस पॉजिटिव एरिया है। अगर आप एरिया को इग्नोर कर देते हैं और केवल उनके मैग्नीट्यूड्स को ऐड करते हैं, A1 का मैग्नीट्यूड, A2 का मैग्नीट्यूड और A3 का मैग्नीट्यूड, तो जो आपको मिलता है दैट इज द क्वांटिटी डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस तो स्केलर थी इसीलिए डायरेक्ट आपने अलजेब्रिक एडिशन किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर है तो यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना होगा कि पार्टिकल पॉजिटिव एक्स में भी चल सकता है, नेगेटिव एक्स में भी चलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप इन एरियाज के साइन के साथ ऐड करते हैं। तो A1 का एरिया पॉजिटिव है क्योंकि ये पॉजिटिव वेलोसिटी वाले क्वाड्रेंट में है, एरिया A1 पॉजिटिव लिया जाएगा। इसी तरीके से A3 को भी पॉजिटिव लिया जाएगा, लेकिन क्योंकि एरिया A2 जो है वो नेगेटिव वेलोसिटी से बाउंड किया गया है इसलिए उसे हम माइनस में लेंगे, ठीक है, वो हो जाएगा माइनस का A2। तो यहां से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। रिमेंबर, अगर आपने साइन कंसिडर किया तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है, अगर साइन को इग्नोर किया, केवल मैग्नीट्यूड उठाया, तो आपको डिस्टेंस मिलेगा। लेट अस सी अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से सॉल्व करके देखते हैं इसे। इन द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी, the distance and displacement traveled by the body in 5 seconds in meters will be, meters में आपको कैलकुलेट करना है distance as well as displacement। चलिए, आप जानते हैं कि अगर एरिया को साइन के साथ ऐड किया जाए तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है, अगर एरिया के साइन को नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो आपको डिस्टेंस मिलेगा। तो यहां पर अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहता हूं तो डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, आप इस एरिया को ऐड करेंगे, ये आपका A1 एरिया हो जाएगा कंप्लीट, और ये नीचे वाला जो एरिया है वो A2 है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको सिंपली A1 प्लस A2 करना है। वेर एज अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाह रहे हैं, अगर आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आपको A1 माइनस A2 करना पड़ेगा, साइन को कंसिडर करना होगा। चलिए A1 प्लस A2 निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेता हूँ। इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस, बेस इज 2 एंड हाइट इज 20। ओके, तो देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आप देख लीजिए ये वाली जो हाइट है ये 20 है और ये वाली जो डिस्टेंस है ये 2 है ना टाइम की टर्म्स में, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये बन जाता है 20। अब मैं ध्यान दे रहा हूँ इस ट्रपेजियम पे, ये वाला जो आपको ट्रपेजियम दिख रहा है, ये वाला जिसे मैंने अब हाईलाइट कर दिया है, ट्रपेजियम का एरिया हम निकालेंगे हाफ इंटू हाइट, हाइट इज 20 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स का सम कितना है, 3 + 4 है ना, इसकी जो दो पैरेलल साइड्स आप देख पा रहे हैं दैट इज 3 + 4, सो दिस बिकम्स इक्वल्स टू 70। और अब मैं निकालूंगा ये नेगेटिव वाला एरिया, ठीक है ना, A2 की बात करूंगा, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है 1 और हाइट जो है दैट इज 30, ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए 15। अगर आप A1 और A2 को ऐड करना चाहते हैं तो देखिए 20 + 70 ये एरिया A1 है हमारा, और इसमें अगर आप +15 और ऐड करेंगे सो दिस बिकम्स 105, ये 105 मीटर्स हो जाएगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे तो 20 + 70 में से आपको 15 माइनस करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, नेगेटिव एरिया है,
तो वॉट यू गेट इज 75. ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस इज सेकेंड वन विल बी द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ जाते हैं हम, एक और क्वेश्चन देखते हैं. अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट at a constant rate alpha for some time, after which it decelerates at a constant rate beta and comes to rest. If the total time elapsed is t, then the maximum velocity acquired by the car is. देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, बट ग्राफिकल एनालिसिस इस क्वेश्चन को बहुत ईजी बना देता है. देखिए, जब हम किसी रेट से, कांस्टेंट रेट से एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से बढ़ती जा रही है. ठीक है, मैं इसको एनालाइज करना चाहूंगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाकर. ठीक है, कुछ समय के लिए, कुछ टाइम t के लिए जो कार है वो कांस्टेंट रेट, अगर कांस्टेंट रेट है मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और इसलिए आपकी वेलोसिटी लीनियरली इस तरीके से बढ़ेगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और जो रेट दे रखा है दैट इज अल्फा. उसके बाद क्या होता है, ये एक कांस्टेंट रेट बीटा से डिसेलरेट कर जाती है. अब ऐसा नहीं दे रखा है कि अल्फा और बीटा सेम रेट्स हैं, दे आर डिफरेंट. ओके, तो द स्लोप शुड बी डिफरेंट, स्लोप अलग अलग हो सकता है. ठीक है, बीटा रेट से डिसेलरेट करता हुआ ये रेस्ट पे आ जाता है. आपने जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट किया था, आप जीरो वेलोसिटी पे दोबारा पहुंच गए. ऐसी बात है कि इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लग गया वो छोटा t है. ठीक है, स्मॉल t इज द टाइम इन दिस, तो मैं यहाँ पर टाइम लिख देता हूँ एंड दिस इज वेलोसिटी. अगर आप देखें तो पार्टिकल ने एक मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर की है, उसे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ v मैक्स से. ठीक है, उसे रिप्रेजेंट कर दिया v मैक्स से. ऐसा समझ लीजिए कि अब आपको जो मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है वो अल्फा, बीटा और t की टर्म्स में कैलकुलेट करनी है. तो लेट अस सी कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है. सबसे पहले आप इस रेट को देखें. अल्फा जो रेट है वो एक्सेलरेशन है. अब आप जानते हैं एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं हम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. टाइम टेकन है नहीं हमारे पास, तो मैं एक वेरिएबल अज्यूम करता हूं कि यहां से यहां तक जाने में टाइम t1 लगा, यहां से यहां तक जाने में टाइम t2 लगा. t1 टाइम के लिए एक्सेलरेशन हुआ अल्फा, तो अल्फा कैन बी रिटन एज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो v max माइनस 0 अपॉन टाइम. तो आप देख सकते हैं टाइम t1 लगा है, यहां से मैं t1 की वैल्यू उठाऊंगा विच इज v max डिवाइडेड बाय अल्फा. इसी तरीके से मैं बीटा को भी डिफाइन कर सकता हूं, केवल मैग्नीट्यूड उठा रहा हूं. बीटा कितना हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज आया v max से 0 तक, वेलोसिटी में चेंज इज v max, और टाइम कितना लगा है t2. तो t2 टाइम जो है वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी v max डिवाइडेड बाय बीटा. t1 और t2 आपको ऑब्टेन हो चुका है. हमारे क्वेश्चन में t1 t2 गिवन नहीं था, तो हमें t1 t2 को एलिमिनेट करना होगा. तो जो टोटल टाइम है दैट विल बी t1 प्लस t2 टाइम. अब मैं t को वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, t1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, दैट इज v max अपॉन अल्फा, और t2 की वैल्यू हो जाएगी v max डिवाइडेड बाय बीटा. तो यहाँ से आप v max के लिए सॉल्व करेंगे, LCM ले लीजिए यहाँ से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय t. मैंने यहाँ से LCM लिया है, v max कॉमन लेके 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा किया है. यहाँ से आपको v max की वैल्यू मिल गई. सो द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन इज D. केवल इतना ही नहीं, आप इसमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड भी निकाल सकते हैं. अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव एरिया तो है नहीं, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वही पार्टिकल का डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी होगा. तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं इज गिवन बाय एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. मैंने पिछली स्लाइड में ही आपको बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट. तो लेट अस सी, एरिया निकाल लेते हैं. ट्रायंगल ही तो है ये, इसका एरिया निकाला जा सकता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से. बेस जो है वो टोटल t है, और हाइट जो अटेन की है उसने वो मेरे हिसाब से v max है, आप इजीली देख सकते हैं. तो v max मल्टीप्लाइड बाय t डिवाइडेड बाय 2. तो जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है या डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट कैन बी रिटन एज, v max की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, v max की वैल्यू को यहाँ रख देंगे, तो ये मिल जाएगा अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर. यहाँ पर t स्क्वायर हो जाएगा. तो ये चीज़ आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देगी. तो यहाँ पर मैं अपना लेक्चर वाइंड अप करता हूँ क्योंकि टाइम ड्यूरेशन हमारे पास कम है. For further more videos like this, you can enroll yourself to Bansal classes as soon as possible. Thank you very much.